हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ स्पेशल क्लास मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2। इसके अंदर अपन जो है सिस्टम वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन नहीं कर रहे। अपन क्या करें, जो आपकी एनएसएम की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग रैंडम एमसीक्यू आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये एमसीक्यू हो सकता है डायरेक्टली आपको एग्जाम के अंदर मिले, हो सकता है इसके आसपास की चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर आए, लेकिन जो है मेडिकल सर्जिकल बहुत बड़ा पोर्शन होता है अपनी मेडिकल लाइन का और हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेजर पोर्शन को कवर करता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और जो लोग नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है फरवरी से एनक्लेस सीरीज उसके साथ स्टार्ट की जाएगी। उनको एनक्लेस सीरीज को अपन क्या है सिस्टम वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन करेंगे। हर एमसीक्यू के साथ में आपको रैशनल बताया जाएगा कि इसका आंसर ए है तो क्यों है और बाकी तीनों क्यों नहीं है। ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपना थ्योरेटिकल पोर्शन मजबूत करें तभी आप एमसीक्यू का जवाब दे पाते हो। और पढ़ाई को क्या है कंटिन्यू करते रहना है, बीच में ब्रेक नहीं देना है। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। अगर आप 1 से 2 एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो उससे क्या है डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपकी अगली जो की गई कोशिश है वो आपको एग्जाम के अंदर सफल करवा दे। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने, आर्थ्रोसेंटेसिस में शरीर का कौन सा फ्लूइड निडल द्वारा एस्पिरेट किया जाता है। ऑप्शन ए के अंदर है सीएसएफ, ऑप्शन बी साइनोवियल फ्लूइड, ऑप्शन सी पेरिटोनियल फ्लूइड और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है लिम्फ को रिमूव किया जाता है। तो जो आर्थ्रो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता है, आर्थ्रो जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता है, जॉइंट के लिए। किसके लिए किया जाता है, जॉइंट के लिए। और जॉइंट के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये आप सबको पता है। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। आर्थ्रोसेंटेसिस के द्वारा अपन कौन सा फ्लूइड बाहर निकालते हैं, साइनोवियल फ्लूइड को निकालते हैं, जॉइंट से निकालते हैं। और ऑप्शन ए के अंदर जो सीएसएफ लिखा है इसकी फुल फॉर्म होती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये कहाँ पे रहता है, अपने ब्रेन के अंदर सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर रहता है। और हर टाइम जो अपना सब एरेक्नोइड स्पेस है उसके अंदर नॉर्मली कितना फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, तो आपको जवाब देना है 125 से लगाकर 135 ml जो है एवरी टाइम अपने सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर सीएसएफ प्रेजेंट रहता है। और 150 ml तक भी कुछ बुक के अंदर इसकी जो है रेंज दी गई है। तो बायोलॉजी के अंदर आपको एक चीज़ याद रखना, ये मैथमेटिक नहीं है, एवरेज वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है। और एवरेज वैल्यू ही एग्जाम के अंदर आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। तो जब भी सीएसएफ को निकालना होता है तो कौन सा प्रोसीजर अपन करते हैं, लंबर पंचर प्रोसीजर किया जाता है। कौन सा प्रोसीजर किया जाता है, लंबर प्रोसीजर किया जाता है। और पेरिटोनियल फ्लूइड को निकालने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको अपन बोलते हैं पैरासेंटेसिस। क्या बोलते हैं, पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस किसके अंदर परफॉर्म किया जाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड को निकालने के लिए। और अपनी जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पे फ्लूइड भर क्यों जाता है, तो इसका कारण होता है जब भी अपनी बॉडी के अंदर लीवर डैमेज होने लगता है, जब भी बॉडी के अंदर लीवर सिरोसिस होता है या फिर लीवर जो है फैटी लीवर होने लग जाता है एल्कोहलिक मरीजों के अंदर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो है प्रोटीन का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं कर पाता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो है फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा वेसेशन होता है और वो फ्लूइड कहाँ इकट्ठा होने लगता है, अपनी पेरिटोनियल कैविटी में। और उसको अपन क्या बोलते हैं, एसाइटिस। क्या बोलते हैं, एसाइटिस। तो एसाइटिस वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, लीवर डैमेज होने की वजह से एसाइटिस क्रिएट होता है। और ऐसे फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए जो है क्या करते हैं अपन, पैरासेंटेसिस करते हैं। इस फ्लूइड को बाहर निकालना क्यों जरूरी है, जैसे जैसे एसाइटिस होगा मरीज के एब्डोमेन की साइज बढ़ती रहेगी और वो जो है बढ़ी हुई साइज क्या करेगी, अपना जो डायफ्राम है उसको कंप्रेस करती है, इसीलिए मरीज के अंदर डिस्निया रहता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एसाइटिस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। तो सीएसएफ को निकालने के लिए लंबर प्रोसीजर, साइनोवियल फ्लूइड को निकालने के लिए आर्थ्रोसेंटेसिस और पेरिटोनियल फ्लूइड को निकालने के लिए पैरासेंटेसिस। इसके अलावा अपना जो लंग्स है, लंग्स के ऊपर प्लूरल कैविटी रहती है, उसके अंदर फ्लूइड भरता है तो उसको अपन बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। और इसको निकालने के लिए कौन सा प्रोसीजर किया जाता है, थोरेकोसेंटेसिस। क्या किया जाता है, थोरेकोसेंटेसिस। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, टर्मिनोलॉजी से सीएचओ के अंदर एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किन में होता है। तो ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर है ये किस एज के अंदर होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए स्मॉल चाइल्ड, ऑप्शन बी एडोसेंट, ऑप्शन सी एडल्ट और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है वुमन के अंदर ये होता है। तो फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। बोन की कंटिन्यूटी का ब्रेक होना क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। और फ्रैक्चर के टाइप से कई बार एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बनते हैं और ग्रीन स्टिक का एमसीक्यू कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ग्रीन स्टिक वाले फ्रैक्चर के अंदर होता क्या है, मान लो ये बच्चे की बोन है और इस बोन के अंदर होगा क्या, इस तरफ से बोन का फ्रैक्चर होगा और ये बोन इस तरफ बेंड हो जाती है। क्या होता है, यहाँ से एक साइड से फ्रैक्चर होकर के दूसरी तरफ बोन का बेंड हो जाना क्या कहलाता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। और ये होता किसके अंदर, बच्चों के अंदर होता है। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर।
बच्चों के अंदर होने वाला फ्रैक्चर कौन सा होता है? ग्रीन स्टिक होता है। अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछे तो एक साइड से बोन का क्या है, ब्रेक डाउन होती है, दूसरी तरफ बोन क्या है, बेंड हो जाती है, उस कंडीशन को बोलता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसके अलावा कुछ और टाइप्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो होता है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर के अंदर होता क्या है, जैसे ये बोन है, इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, लेकिन इसके ऊपर जो स्किन है इसकी भी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। और एक होता है क्लोज फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक होती है लेकिन ऊपर स्किन जो है इंटैक्ट रहती है, उसको अपन बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर। इसके अलावा एक और जो फेमस रहता है वो क्या है, कम्युनिकेटिंग फ्रैक्चर है ना। कम्युनिकेटिंग फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, ये जो बोन होती है बहुत मल्टीपल टुकड़ों के अंदर फ्रैक्चर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्रैगमेंट के अंदर टूटती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग फ्रैक्चर। इसके अलावा बहुत सारे और टाइप रहते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर रहता है, ऑब्लिक फ्रैक्चर रहता है, स्पाइरल फ्रैक्चर रहता है। तो जब ट्रांसवर्स होता है तो बोन का हॉरिजॉन्टल कंडीशन के अंदर टूट जाना, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स। ऑब्लिक के अंदर बोन का जो है ऑब्लिक पोर्शन के अंदर टूटना, इसको अपन बोलते हैं ऑब्लिक। और स्पाइरल के अंदर जो है बोन का फ्रैक्चर इस तरीके से होता है ना, स्पाइरल तरीके से होता है, तो उसको अपन बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप रहते हैं जो क्या है बहुत डीप डिटेल वाले रहते हैं। वो जैसे आपको पूछ ले स्कल के अंदर कौन सा फ्रैक्चर होता है, आपके नी के अंदर कौन सा फ्रैक्चर होता है, पटेला बोन का, तो वो सारे एमसीक्यू जो है नॉर्सेट के लेवल के हैं, वो मैं उसके साथ आपको डिस्कस करूंगी। लेकिन ये जो ओपन क्लोज कम्युनिकेटिंग स्पाइरल ट्रांसवर्स ऑब्लिक ग्रीन स्टिक, इस तरीके के एमसीक्यू आपको सीएचओ के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो आप जरूर फ्रैक्चर वाला चैप्टर पढ़े। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, आपसे पूछा जा रहा है फ्रैक्चर के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है एयर एम्बोलिज्म एंड फैट एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है इन्फेक्शन, और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ऑल। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों करेक्ट है, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। सारी चीज़ें हो सकती है फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन में। कंपार्टमेंट सिंड्रोम को आप समझना, इसके अंदर जो है इसके हॉलमार्क साइन रहते हैं, 5P साइन रहता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जब भी अपनी जैसे मान लो अपने हैंड के अंदर फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पे क्या है, टिश्यू इंजरी की वजह से जो फ्लूइड का एक्स्ट्रा वेसेशन हुआ वो क्या कंप्रेस करेगा, अपने नर्व को कंप्रेस करेगा, इसीलिए ये कंडीशन कैसी रहती है, पेनफुल कंडीशन रहती है। तो मरीज को क्या होगा, सबसे पहले पेन होगा, पेन के बाद में उस हाथ का कलर कैसा दिखने लग जाएगा, एकदम पेलर कलर दिखने लग जाएगा, क्या हो जाएगा, पेलर कलर दिखेगा। उसके बाद में मरीज को क्या होगा, पेरेस्थीसिया, क्या होगा, पेरेस्थीसिया। तो पेरेस्थीसिया का क्या मतलब होता है, नम्बनेस आती है ना। जैसे अपन कहते हैं ना ज़्यादा देर तक सेम पोजीशन में अपन बैठते हैं तो अपन बोलते हैं अपना पाँव सो गया, तो वो कंडीशन कैसी रहती है, झंझनाहट वाली, वो रहती है पेरेस्थीसिया। तो हाथ के अंदर भी क्या होगा, मरीज को पेरेस्थीसिया होगा। इसके बाद में क्या होगा, वहाँ पे पल्सलेसनेस हो जाएगा, पल्सलेसनेस। वहाँ पे क्या है, जहाँ फ्रैक्चर हुआ है उसके आगे के पोर्शन के अंदर अपने को पल्स फील नहीं होगी, पल्स को फेल्ट नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पल्सलेसनेस। और उसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में पैरालाइसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस, क्योंकि नर्व ज़्यादा देर कंप्रेस रहती है तो ऐसी कंडीशन में पैरालाइसिस हो जाता है। तो सबसे पहले पेन होगा, पेलर होगा, पेरिस्थीसिया होगा, पल्सलेसनेस होगा और पैरालाइसिस हो जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट रहता है वो क्या रहता है, नर्व कंप्रेशन को हटाने के लिए वहाँ पर डायरेक्ट इंसिजन दिया जाता है, और जो कलेक्शन है एक्स्ट्रा हेमेटोमा बना है या फ्लूइड कलेक्शन हुआ तो उसको बाहर निकाला जाता है। ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा एयर एम्बोलिज्म और फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। फ्रैक्चर होने के 24 आवर के बाद में मरीज के अंदर फैट एम्बोलिज्म होने की मोस्ट ज़्यादा रिस्क रहती है, ये चीज़ भी एग्जाम के अंदर पूछी गई है। अगर ओपन टाइप का फ्रैक्चर है तो वहाँ पे अगर स्किन इंटैक्ट हट गया, स्किन जो अपना एक क्या है, एक बड़ा डिफेंस है जो अपने इंटरनल ऑर्गन को ढक के रखता है, तो वहाँ से अगर स्किन हट गई तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स टेंडन इज नाउन एज। मसल्स और टेंडन का एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होना क्या कहलाता है, ये टर्मिनोलॉजी है। यहाँ से सिर्फ सीएचओ के अंदर ही नहीं, नॉर्सेट के अंदर भी ये चीज़ें पूछी जाती है कि स्ट्रेन क्या होता है, स्प्रेन क्या होता है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जो है मसल्स और टेंडन का जब भी स्ट्रेचिंग होती है, पुलिंग आउट होता है टेंडन, तो क्या होता है, उस वर्ड को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको याद रखने का जो आसान तरीका वो क्या है, स्ट्रेन के अंदर टी आता है और टेंडन के अंदर टी आता है, इस चीज़ से आप याद रखें। जिस वर्ड के अंदर टी आ रहा है स्ट्रेन के अंदर, इसका मतलब पुलिंग आउट कौन हुआ है, टेंडन हुआ है, मसल्स की स्ट्रेचिंग हुई है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हो गया। और एक और वर्ड है, ये जो ऑप्शन ए के अंदर लिखा है स्प्रेन, इसके अंदर क्या होता है, लिगामेंट पुलिंग आउट होता है। अपना जो लिगामेंट बोन को जोड़ के रखता है, लिगामेंट पुलिंग आउट होता है। लिगामेंट जब पुलिंग आउट होता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्प्रेन। और टेंडन और मसल्स का जो है स्ट्रेसिंग होती है तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फ्रैक्चर के अंदर बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक होती है
और जब मरीज़ के अंदर फ्रैक्चर होता है, क्लोज टाइप का फ्रैक्चर होता है, तो उसके अंदर ट्रैक्शन यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे टाइप रहते हैं, रसल ट्रैक्शन है ना, ब्रैक्सनिक्सन, इस तरीके के बहुत सारे, ब्रियान ट्रैक्शन, इस तरीके के ट्रैक्शन रहते हैं। स्किन के ट्रैक्शन रहते हैं और इंटरनल ट्रैक्शन रहते हैं। वो चीज़ें भी मैं आपको स्केलेटल सिस्टम के अंदर डिस्कस करूँगी जब भी अपन नॉर्सेट सीरीज़ को पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट MCQ अपना, निम्न में से कौन सा अधिक उम्र होने के कारण होने वाला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? अधिक उम्र यानी कि ज़्यादा एज के साथ में होने वाला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है ओस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है ओस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है ओस्टियोपोरोसिस और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ओसिफिकेशन। तो ये चारों ही टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो बोन के रिगार्डिंग रहता है और ज़्यादा एज की वजह से रहता है, बोन डेंसिटी उसके अंदर कम हो जाती है, बोन का जो कंपोजिशन है कैल्शियम वाला वो कम हो जाता है, तो वो कंडीशन कौन रहता है? ओस्टियोपोरोसिस रहती है। ओल्ड एज के अंदर अपनी बोन वीक हो जाती है, उसका कारण है ओस्टियोपोरोसिस। एज के साथ में होता है, इसको क्या बोला जाता है? बोन का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस को। इसके अलावा ऑप्शन ए के अंदर जो ओस्टियोक्लास्ट लिखा है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय बोन सेल। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रॉय बोन सेल को अपन क्या बोलते हैं? ओस्टियोक्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट को अपन क्या बोलते हैं? न्यू बोन फॉर्मिंग सेल। न्यू बोन फॉर्मिंग सेल, न्यू बोन फॉर्मिंग सेल को अपन क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोक्लास्ट के अंदर बोन सेल का डिस्ट्रॉय होना होता है। ओसिफिकेशन का क्या मतलब है? जैसे मान लो मरीज को फ्रैक्चर हो गया और इस बोन का वापस कंपोजिशन बढ़ रहा है, ये जुड़ रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन का क्या मतलब है? आपस में बोन का वापस जुड़ना क्या कहलाता है? ओसिफिकेशन। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बोन की डेंसिटी कम हो गई है, बोन का जो कंपोजिशन है कैल्शियम वाला और सारा वो भी कम हो चुका है, और वो होता कब है? ओल्ड एज के अंदर होता है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर बोला जाता है ओस्टियोपोरोसिस को। इसके अलावा ओस्टियोब्लास्ट को अपन बोलते हैं न्यू बोन फॉर्मिंग सेल, ओस्टियोक्लास्ट को अपन बोलते हैं डिस्ट्रॉय बोन सेल प्रोसेस। नेक्स्ट MCQ अपना, इंजेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय सेल। सेल के द्वारा सॉलिड पार्टिकल का जो है इंजेक्शन करना, इनहेल करना, उसको क्या कहा जाता है? पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस और ऑल। तो जब भी ये जो वर्ड पिनोसाइटिस लिखा है, इसके अंदर अगर आपको पूछे लिक्विड पार्टिकल का ना, लिक्विड पार्टिकल का इंजेक्शन सेल करती है तो उसको अपन बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, और सॉलिड पार्टिकल का जब इंजेक्शन करती है तो अपन इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अपन जो फेगोसाइटोसिस का नॉर्मल इसका जो टर्मिनोलॉजी का मीनिंग समझते हैं, अपन क्या बोलते हैं? जो अपनी WBC सेल रहती है ना, जो अपनी WBC सेल है वो क्या करती है? डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर क्या करती है? बैक्टीरिया को इनहेल करती है या वायरस को इनहेल करती है, तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं फेगोसाइटिक सेल बोलते हैं। WBC को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मली फेगोसाइटिक सेल बोलते हैं। इसके अलावा अपनी जो WBC भी क्या है? बॉडी की सेल है। इसके अलावा भी अपनी जो नॉर्मल सेल रहती है उसके अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या करती है? सॉलिड पार्टिकल का इंजेक्शन करती है सेल, और पिनोसाइटोसिस के अंदर क्या करती है? लिक्विड पार्टिकल का इंजेक्शन करती है। ये टर्मिनोलॉजी से भी MCQ आपसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट MCQ अपना, किडनी कौन सा ऑर्गन होता है? बहुत ईजी MCQ है। किडनी कौन सा ऑर्गन होता है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, इंफ्रा पेरिटोनियल रहता है, या सुप्रा पेरिटोनियल ऑर्गन रहता है? नन ऑफ दी अबव। तो किडनी जो होता है ये आप सबको पता है कैसा ऑर्गन होता है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ये इजी MCQ एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इंफ्रा का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ, सुप्रा का मतलब होता है ऊपर की तरफ, और रेट्रो का मतलब है जस्ट बिहाइंड द पेरिटोनियम। जस्ट बिहाइंड द पेरिटोनियम कौन सा ऑर्गन रहता है? किडनी रहता है। तो किडनी कैसा ऑर्गन है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये MCQ समझ में आ रहे हैं, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? मैक्सिमम लोगों की हेल्प करनी है, ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी अपने साथ जुड़ करके क्या करें? कंसेप्चुअल स्टडी को कंटिन्यू करें। अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं तो आप सिलेक्शन जल्दी ले लेंगे। अगर आप चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक अपने माइंड के अंदर जो है रिटेन्ड नहीं रहती है, उसको अपन बार बार भूलते जाते हैं। कुछ चीज़ें जो रहती है मेडिकल लाइन के अंदर, कुछ वैल्यूज़ रहती है जिसको अपन को रटना पड़ता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर जो अपना पोर्शन रहता है वो क्या है? लॉजिकल होता है ना। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, इसीलिए कंसेप्चुअल स्टडी करना जो है ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।